पढ़ेंगे जब क्लास 11 का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी बिजनेस का एसेट्स हमेशा उसके लायबिलिटीज एंड कैपिटल के इक्वल होगा। उसको हम लोग एक बैलेंस शीट के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। आप लोग अभी बैलेंस शीट पढ़े नहीं होंगे, इसलिए हम लोग शॉर्ट में बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं। बैलेंस शीट है क्या? कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है, उसको क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा होता है, लेफ्ट में लायबिलिटीज एंड राइट में क्या लिखते हैं? एसेट्स। लायबिलिटीज में कैपिटल एंड लायबिलिटीज लेंगे और एसेट्स में हम वो सारा आइटम लेंगे जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खरीदते हैं। वो सारा आइटम किसमें लेंगे? एसेट्स में लेंगे। और अब कैपिटल क्या है? कैपिटल है कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने तरफ से जो पैसा लगाता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और लायबिलिटीज क्या है? और जब पैसा बिजनेस में घट जाता है तो हम आउटसाइडर से लोन लेते हैं, कंपनी आउटसाइडर से लोन लेती है, उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं। आउटसाइडर से लिया गया लोन लायबिलिटीज है एंड ऑनर जो अपने तरफ से कैश लाता है वो क्या है? कैपिटल है। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें लायबिलिटीज में कैपिटल क्यों लिए हैं? तो बिजनेस में कंपनी एक अलग पर्सन माना जाता है एंड ऑनर एक अलग पर्सन माना जाता है। तो ऑनर जो है वो कहाँ पैसा लगाया? कंपनी में पैसा लगाया। तो कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल। कंपनी के लिए कैपिटल क्या है? उसका लायबिलिटी। जब कंपनी बंद होगा तो कंपनी को कैपिटल उसके ऑनर को वापस करना होगा, इसलिए कंपनी के लिए कैपिटल लायबिलिटी होता है। क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन माना गया है और ऑनर एक अलग पर्सन है, इसलिए कैपिटल लायबिलिटीज में आता है। और लायबिलिटीज तो समझ ही गए, आउटसाइडर से लिया गया लोन क्या है? लायबिलिटीज है। और ये कैश देख रहे हैं, कैश का टोटल कितना है? 15 लाख एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल का टोटल कितना है? 15 लाख। दोनों का टोटल कितना है? 15 लाख। ऐसा क्यों हुआ कि एसेट्स का टोटल 15 लाख एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल भी 15 लाख, दोनों का टोटल इक्वल क्यों होता है? इसको हम लोग समझ रहे हैं। ये जितना भी एसेट्स लिए हैं हम लोग, जितना भी एसेट्स बिजनेस के लिए खरीदते हैं वो कहाँ से आता है? वो या तो कैपिटल से आता है या फिर लायबिलिटी से आता है। तो ये कैपिटल से, कैपिटल हमारा कितना है? 10 लाख है। तो हम लोग क्या किए? इस 10 लाख का हम लोग क्या क्या किए? 10 लाख का लैंड खरीदे 6 लाख का, ठीक है। और मशीनरी कितना का लिए? 3 लाख का मशीनरी ले लिए, 9 लाख हो गया। और कितना बचा? 1 लाख बचा। तो हम लोग कैश के रूप में 1 लाख रख लिए। क्यों रखे कैश के रूप में? बिजनेस है, कभी भी काम पड़ सकता है कैश के रूप में, कभी कोई भी एक काम पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या किए? 1 लाख रुपये कैश के रूप में रखते हैं। और फिर बिजनेस में फर्नीचर का जरूरत पड़ा तो क्या करेंगे? फर्नीचर के लिए हम बैंक लोन लिए, कितने का? 3 लाख का। 3 लाख का बैंक लोन लेके क्या किए? हम फर्नीचर खरीदे, ठीक है। उसके बाद हमें गुड्स की जरूरत पड़ी, गुड्स को हम स्टॉक भी कह सकते हैं, स्टॉक की जरूरत पड़ी तो हमें क्या हम किया? एक किसी व्यक्ति से उधार लिए, कितना? 2 लाख का। तो जिससे हम लोग उधार लेते हो क्या कर, उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारा कितना हो गया? 2 लाख। और यहाँ स्टॉक कितने का हुआ? 2 लाख। तो हम लोग ये देख रहे हैं इसमें कि जब भी हमारा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका असर किस पे पड़ रहा है? या तो कैपिटल पे या लायबिलिटीज पे। इसका हमेशा एक का इफेक्ट क्या होगा? दूसरे पे पड़ेगा। हमेशा क्या होगा? एक का इफेक्ट दूसरे पर पड़ेगा। अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो या तो हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा या फिर लायबिलिटीज इंक्रीज होगा। हमारा अगर एसेट्स डिक्रीज होता है तो या तो हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा या फिर लायबिलिटीज डिक्रीज होगा। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमेशा एक का इफेक्ट दूसरे पर पड़ रहा है। तो ये हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ हमारा फर्नीचर बढ़ा तो यहाँ हमारा बैंक लोन बढ़ गया, यहाँ स्टॉक बढ़ा तो यहाँ क्या बढ़ गया? क्रेडिटर्स बढ़ गया। इसलिए अब हम लोग समझ गए कि एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल के इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि जितना भी एसेट्स है वो कहाँ से आया है? या तो कैपिटल से हम लिए हैं या फिर लायबिलिटीज से लिए। तो एसेट्स क्या हुआ?
कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल में क्या हुआ, एसेट्स हुआ। ओके, अब हम लोग इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में इसको फॉर्मूला के रूप में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये हमारा लायबिलिटीज कितना है पता है, 5 लाख है, और कैपिटल कितना है, 10 लाख है, और एसेट्स 15 लाख। तो एसेट्स के कितना हुआ, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल हमारा एसेट्स हो जाता है। और सेकेंड फॉर्मूला है लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर किसी कंपनी का एसेट्स पता हो, कैपिटल पता हो, लायबिलिटीज निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे, तो एसेट्स कितना है, 15 लाख है, ठीक है, और कैपिटल 10 लाख है, तो 15 लाख से 10 लाख माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 5 लाख, हमारा कैपिटल निकल गया। और अब कैपिटल निकालना हो तो थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो हमारा एसेट्स कितना है, 15 लाख है, लायबिलिटीज 5 लाख है, तो 15 लाख से 5 लाख लेस कर दिया तो कितना हो गया, 10 लाख हो गया। तो अगर हमको किसी कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटीज पता है तो कैपिटल भी इजीली निकल जाएगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सेकेंड नंबर फॉर्मूला है लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। थर्ड नंबर फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और अब हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसका पहला रूल है प्रॉफिट एंड इनकम होने पर कैपिटल में ऐड होगा। जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा और इनकम होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। और सेकेंड नंबर क्या है, लॉस एंड एक्सपेंसेस होने पर कैपिटल से डिडक्ट होगा। क्योंकि जब भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, इनकम होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और जब लॉस होगा या एक्सपेंस होगा तो कैपिटल घटेगा। इसलिए लॉस एंड एक्सपेंस को क्या करेंगे, कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे। एंड प्रॉफिट एंड इनकम को क्या करेंगे, कैपिटल से कैपिटल में ऐड कर देंगे। ओके, इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग इस अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छी तरह से कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, अब हम लोग इस अकाउंटिंग इक्वेशन को इस क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन के रूप में यहाँ लिख लिए हैं। और सबसे पहले हम लोग लिखे सीरियल नंबर, फिर ट्रांजेक्शन, उसके बाद एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और ये हमारा फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000 से। एक ऑनर 1,20,000 कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1,20,000 क्या हुआ, कैश हुआ। तो एसेट्स में क्या बढ़ गया, 1,20,000 से कैश बढ़ गया, तो कैश यहां लिख देंगे 1,20,000। यहाँ कैश बढ़ा तो इधर क्या बढ़ जाएगा, उधर कैपिटल हो जाएगा। वो कैपिटल 1,20,000 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या आया, 1,20,000। ये देख रहे हैं आप लोग कि एसेट्स भी 1,20,000 है एंड कैपिटल भी 1,20,000 है, दोनों इक्वल है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन में। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, रेंट रिसिप्ट ₹10,000। रेंट कितना मिला, 10,000। तो रेंट मिला तो उससे क्या बढ़ा, उससे हमारा कैश बढ़ा, कैश से इंक्रीज हुआ। तो कैश में हम लोग लिख देंगे 10,000 प्लस कर देंगे 10,000, तो क्या हो गया, ये 1 लाख
30,000। ये हम लोग पढ़े हैं अभी रूल में, अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल में, कि इनकम और प्रॉफिट होने पे क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है। तो ये रेंट क्या है, रेंट रिसिप्ट इनकम हुआ तो क्या होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, हो गया, दोनों इक्वल चल रहा है। एसेट्स भी 1,30,000 एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 30,000 है। हमारा रेंट बढ़ा 10,000 से, कैश बढ़ गया 10,000 से, तो इनकम बढ़ा तो उधर कैपिटल भी 10,000 से बढ़ गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब चले, अब हम लोग थर्ड ट्रांजेक्शन लेते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, इन्वेस्टेड शेयर्स ₹50,000, शेयर में 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया। तो कहां से 50,000 लाया, जो भी लेगा वो यहीं से लेगा। तो ये कैश 50,000 कहाँ इन्वेस्ट किया, शेयर में, तो ये कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 50,000 इस कैश से ही, इस 50,000 रुपए कैश से ही वो क्या खरीदा, शेयर खरीदा। तो क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको कर देंगे कैश को 50,000 से माइनस कर देंगे, और इस क्या यहाँ क्या बढ़ जाएगा, शेयर बढ़ जाएगा। तो 50,000 से क्या बढ़ गया, शेयर बढ़ गया। तो ये कैश कम हो जाएगा, कैश कम होकर के क्या हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। और इस तरह से एसेट्स पे कोई भी अंतर नहीं हुआ, कैश कम हो गया तो इधर शेयर बढ़ गया। तो एसेट्स हमारा कितना रहा, 1,30,000 का 1,30,000 ही रहा, और कैपिटल उतना ही रह जाएगा। ये कैश प्लस शेयर 1,30,000 है, तो कैपिटल कम नहीं हुआ, इसलिए कैपिटल 1,30,000 ही रहेगा। न्यू के अब फोर्थ नंबर हम लोग ट्रांजेक्शन लेते हैं, रिसीव डिविडेंड ₹5,000। हम लोगों को डिविडेंड मिला 5,000 का। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इनकम हुआ, तो इनकम हुआ तो क्या होगा, कैश में ऐड हो जाएगा। ठीक है, कैश के रूप में डिविडेंड मिला तो डिविडेंड कैश में ऐड हो जाएगा। हमारा इनकम बढ़ा तो क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, क्योंकि इसका रूल है जब भी इनकम बढ़ेगा तो कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। तो हमने 5,000 क्या किए, डिविडेंड को कैपिटल में ऐड कर दिए। तो यहाँ अगर एसेट्स बढ़ता है 5,000 से, तो वहाँ कैपिटल में 5,000 से बढ़ा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि एक का इफेक्ट हमेशा दूसरे पे पड़ रहा है। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो हमारा लायबिलिटीज एंड कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम ये ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹30,000। हम लोग गुड्स खरीदे कितने का, 35,000 का। 35,000 का गुड्स खरीदे कैसे, क्रेडिट पे। क्रेडिट यानी कि उधार। जब किसी व्यक्ति से हम लोग उधार लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्रेडिटर्स क्या हुआ, उधार लिए तो कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उधार लिए हैं, तो कैश तो एज इट इज रह जाएगा, तो कैश को ऐसे लिख देंगे।
प्लस स्टॉक। स्टॉक कितना हो गया? स्टॉक कितने से बढ़ गया? स्टॉक बढ़ गया 35,000 से। गुड्स को हम लोग स्टॉक लिखेंगे। और हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 35,000। तो गुड्स कैसे खरीदा? क्रेडिट पे, ठीक है। तो क्रेडिट का क्या मतलब होता है? उधार। तो उधार हमने किसी व्यक्ति से लिया, जिस व्यक्ति से उधार लिया उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। वो हमारा क्या है? लेनदार है, तो इसलिए उसको क्रेडिटर्स कहेंगे। तो यहाँ तो कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग उधार लिए हैं, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए कैश में कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। शेयर इतना। और हमारा स्टॉक कितना से हो गया? स्टॉक बढ़ गया 35,000 से। गुड्स को हम लोग स्टॉक लिखेंगे। तो स्टॉक कितना हो गया? 35,000। और यहां हमारा क्या बढ़ जाएगा? लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। तो ये आप लोग क्या देख रहे हैं? इधर स्टॉक बढ़ा 35,000 का, तो उधर लायबिलिटीज बढ़ गया 35,000 का। इसलिए इधर इंक्रीज हुआ, एसेट साइड में इंक्रीज हुआ, तो लायबिलिटीज या कैपिटल में भी इंक्रीज हुआ। लायबिलिटीज 35,000 से बढ़ गया। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल चल रहा है। अगर इक्वल नहीं रहे इसका मतलब है ये गलत है। तो न्यू इक्वेशन क्या हो गया? 85,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 35,000 प्लस 1,35,000। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। एंड फोर्थ, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹14,000। इसका मतलब 10,000 का गुड्स को कितने में बेचे? 14,000 में बेचे, ठीक है। 14,000 में बेचे, इसका क्या मतलब हुआ? 10,000 के गुड्स को 14,000 में बेचे, तो 14,000 हमारा क्या हुआ? कैश बढ़ा। तो 14 कैश को क्या करेंगे? 14,000 से प्लस कर देंगे। शेयर्स एज इट इज रह जाएगा। स्टॉक क्या होगा? 10,000 का स्टॉक को बेच दिए तो कम हो जाएगा ना स्टॉक हमारा, तो 10,000 क्या करेंगे? स्टॉक से लेस कर देंगे। फिर क्या करेंगे? ये हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,000 का सामान गुड्स को हम कितने में बेचे? 14,000 में बेचे, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 4,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट होने पे क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। तो इस 4,000 को क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे। हो गया। तो हमारा अब न्यू इक्वेशन क्या आ गया? कैश हो गया 99,000, शेयर्स एज इट इज रह जाएगा 50,000 क्योंकि शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है।
ये स्टॉक हमारा घट के 25,000 हो जाएगा और क्रेडिटर्स भी एज इट इज रहेगा और हमारा कैपिटल 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एसेट्स भी 4,000 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। अब अगला ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू रागिनी ₹35,000। हम लोग रागिनी से जो 35,000 का गुड्स परचेज किए थे उसको उधार परचेज किए थे, अब क्या किए उसको पेड कर दिए। ठीक है, उसको क्या किए 35,000 उसका कैश को पेड कर दिए, तो क्या हो जाएगा हमारा कैश घट जाएगा, तो कैश को लेस कर देंगे 35,000 से। शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो यहाँ जीरो लिख दिए, गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो जीरो लिख दिए। यहाँ 35,000 से माइनस हो जाएगा क्या क्रेडिटर्स, और न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा शेयर 50,000, स्टॉक 25,000, क्रेडिटर्स जीरो हो जाएगा और कैपिटल 1,39,000 1,39,000 हो गया। अब फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹20,000, 20,000 रुपये क्या किए बैंक में जमा किए, तो 20,000 रुपये कहाँ से आया, ये कैश से ही आया, 20,000 रुपये कैश से ही लिए, इसको कहाँ जमा कर दिए बैंक में जमा किए, तो 20,000 रुपये से कैश क्या हो जाएगा, बैंक में जमा हो गया तो कैश घट जाएगा, कैश कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा, तो 20,000 रुपया कम कर दिए। शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बैंक 20,000 से बढ़ गया, क्रेडिटर्स जीरो एंड कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश यहाँ डिक्रीज हुआ तो बैंक इंक्रीज हो गया, इसलिए सेम है, उधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 20,000 से कैश कम हो रहा है तो 20,000 से बैंक बढ़ जा रहा है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए उधर भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। अब इसका फाइनल न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, 44,000 आ जाएगा कैश, 50,000 शेयर, 25,000 स्टॉक, 20,000 बैंक, क्रेडिटर्स जीरो, कैपिटल 1,39,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹7,000। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, खुद के यूज के लिए, जो ऑनर है इस कंपनी का वो कंपनी के लिए नहीं यूज कर रहा है 7,000 रुपए, किस चीज के लिए, अपने घर की यूज के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, वो अपने घर के यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए 7,000 रुपया निकाला, तो 7,000 रुपया कैश निकालो तो क्या हो जाएगा, हमारा कैश घट जाएगा 7,000 से, और कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल भी घट जाएगा, लॉस हो गया ना उसको, तो 7,000 रुपया से कैश भी घट जाएगा एंड 7,000 रुपया से कैपिटल भी घट जाएगा।
हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? फाइनल इक्वेशन होगा शेयर 50,000, स्टॉक 25,000, बैंक 20,000, क्रेडिटर्स 0, कैपिटल 1,32,000। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि दोनों का टोटल इक्वल है या नहीं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है या नहीं। अगर इक्वल है इसका मतलब ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, और अगर इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको टोटल चेक करते हैं। ये हमारा हुआ टोटल 1,32,000। एसेट्स का टोटल कितना हुआ? 1,32,000। कैश हो गया 37,000, शेयर्स हो गया 50,000, स्टॉक 25,000 एंड बैंक 20,000 इज इक्वल टू 1,32,000। और कैपिटल कितना हुआ? 1,32,000। दोनों हमारे इक्वल है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दोनों का टोटल इक्वल है। इसका मतलब हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।